तो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सकलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज जो है हम लूसेंट जीके का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं पेज नंबर 1 और 2 को कवर करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले पेज को कवर करूंगा। और इसी तरह से मैं लूसेंट का फुल्ली कोर्स कंप्लीट करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में जो है कंपटीशन हार्ड हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और यदि आप जनरल अवेयरनेस का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे कि मैं आप नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो इसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसका आप लाभ उठा सकें। तो चलिए लेट्स आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूनानियों ने भारत को क्या कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन ए है हिंदुस्तान, बी है भारत, सी है इंडिया, डी है आर्यावर्त। तो 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया था और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है भारत के इतिहास को। पहला भाग है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोत से प्राप्त होता है। वह है, प्रथम है धर्म ग्रंथ, बी है ऐतिहासिक ग्रंथ, सी है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अर्थात ये जो आपने 3 पार्ट देखे भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तो इसमें जो है प्राचीन भारत का जो विषयों में जानकारी मिलता है वह 4 स्रोतों से मिलता है, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व साक्ष्य से प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है, ऑप्शन ए है गीता, बी है रामायण, सी है महाभारत, डी है वेद। तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेद। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसका रचना जो है वेद का रचना महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया था। और वेदों की संख्या टोटल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों का भी नाम आप याद रखें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सबसे पहले का वेद यानी कि प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। चूँकि सबसे पहले जो रचना किया गया था वह ऋग्वेद का किया गया था और सबसे बाद में जो है अथर्ववेद का किया गया था। तो ये पॉइंट्स को भी याद रखें कि सबसे प्राचीन का वेद है ऋग्वेद और बाद का वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, वेद का संकलनकर्ता कौन है? मैं जस्ट अभी आपको समझाया था, बताया था। ऑप्शन ए है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, बी है महर्षि वाल्मीकि मुनि, सी है रामानुजाचार्य, डी है महर्षि विश्वामित्र। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन ए, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को जो है ऋग्वेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को जो है ऑप्शन ए है होत्री, बी है खील, सी है उद्धात्री, डी है अर्ध्वर्यु। तो ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को जो है होत्री कहा जाता है। 8 नंबर, किस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद।
ऋग्वेद से जो है आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, ऋग्वेद का रचना किसने किया था? ऑप्शन ए है विश्वामित्र, बी है वेद व्यास, सी है वाल्मीकि मुनि, मनी लिख दिए हैं, सॉरी मुनि होगा, डी है तुलसीदास। तो क्वेश्चन 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विश्वामित्र मुनि। ऋग्वेद का रचना जो है विश्वामित्र मुनि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ऋग्वेद के कितनवें मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का वर्णन है? ऑप्शन ए है 8वें मंडल, बी है 9वें मंडल, सी है 10वें मंडल, डी है 5वें मंडल। तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9वें मंडल। 9वें मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन है। और ऋग्वेद में जो है 10 मंडल, 1028 सूक्त जो कि बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों के सहित है एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। तो ये पॉइंट्स को भी याद रखें कि 10 मंडल है ऋग्वेद में, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं, जिसमें से कि 9वें मंडल में जो है गायत्री मंत्र का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है होत्री, बी है खील, सी है उदात्री, डी है अधर्यु। तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खील। 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को जो है खील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के कितने मंडल में वर्णित पुरुष युक्त है, पुरुष सूक्त है? ऑप्शन ए है 8वें मंडल, बी है 9वें मंडल, सी है 10वें मंडल, डी है 5वें मंडल। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10वें मंडल। चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन जो है वह 10वें मंडल में है। 4 वर्ण वो कौन कौन सा है? तो वह 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण के भुजाओं से पैदा हुआ है, और वैश्य का जन्म जो है ब्रह्मा के जांघों से हुआ है, और शूद्र का जो है ब्रह्मा के चरणों से हुआ है। तो ये पॉइंट्स को भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से आपका इस तरह से पूछा जा सकता है कि पुरुष सूक्त अर्थात 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो इसका वर्णन जो है ऋग्वेद के कितने मंडल में है, जिसमें कि ये सब जो है वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए है 8वें मंडल, बी है 9वें मंडल, सी है 10वें मंडल, डी है 5वें मंडल। तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10वें मंडल। इन सभी का वर्णन जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 14 नंबर, भगवान वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो भगवान वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है वह है आपका ऋग्वेद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप याद रखें। और ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ का रचना किया गया है। तो ये पॉइंट्स को भी याद रखें कि इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? ऑप्शन ए है 8वें मंडल, बी है 9वें मंडल, सी है 10वें मंडल, डी है 5वें मंडल। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9वें मंडल। 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? ऑप्शन ए है शतपथ ब्राह्मण, बी है रामायण, सी है महाभारत, डी है गीता का। तो प्राचीन इतिहास का साधन के रूप में वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान दिया गया है। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में ही जो है पुरुष को, स्त्री को जो है पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है।
तो ये पॉइंट्स को भी याद रखें। जानकारी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है, वो चीज़ देखें आप। ये टर्म्स है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय को जो है ईसा पूर्व कहा जाता था, यानी बीसी कहा जाता था। जैसा कि अभी जो हम ईस्वी कहते हैं 1980 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 2015 ईस्वी, इस तरह से लिखते हैं, बट उस समय ईसा पूर्व लिखा जाता था। 2014 ईसा पूर्व, 2020 ईसा पूर्व, इस तरह से लिखा जाता था। बीसी मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस चर्च, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय जो होता था उसे ईसा पूर्व कहते थे। और जन्म के बाद के समय को जो है ईस्वी यानी एडी, एने डोमिनिक, एडी के रूप में जाना जाता है, ईस्वी के रूप में। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ जेसस चर्च। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं महात्मा बुद्ध का जन्म और मृत्यु से समझाता हूँ। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु इसका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 563 ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ये इस तरह से हो जाएंगे। और मृत्यु ईसा मसीह के जन्म से जो है 483 ईसा पूर्व में जो है महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। आप सोच रहे होंगे कि घट रहा है, नहीं, यह ईसा पूर्व पहले का था। तो इस तरह से हम 563 में 483 माइनस कर देंगे, तो इस तरह से आपका 80 वर्ष आ जाएंगे। तो महात्मा बुद्ध जो है 80 वर्ष अपने जीवन में व्यतीत किया था। अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट क्लास में मैं महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर से रिलेटेड क्वेश्चन को हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों और तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन जो है यजुर्वेद कहलाता है। जैसा कि आप ऋग्वेद में पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को जो है अध्वर्यु कहा जाता है और सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है। और अथर्ववेद के पाठकर्ता का क्या कहा जाता है, ये डाटा मुझे प्राप्त नहीं हुआ। यदि आप जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य बताएं। मैं इसके लिए आपको आभार प्रकट करता हूँ। तो ये पॉइंट्स को याद रखें कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु और सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किस वेद में गद्य और पद्य दोनों है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो गद्य और पद्य जो है वह यजुर्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन, रो में हर सही नहीं होगा, री होगा, ऋचाओं का संकलन कौन सा वेद है? ऑप्शन ए है सामवेद, बी है अथर्ववेद, सी है ऋग्वेद, डी है यजुर्वेद। तो गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन जो है सामवेद है। इसी कारण से जो है इसको भारतीय संगीत का जनक का वेद कहा जाता है। जो कि अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो यह जो है सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि और रोग निवारण आदि का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। तो जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, इस सब का जो है वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। इसलिए 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कन्याओं के जन्म का निंदा किस वेद में मिलता है? तो कन्याओं का जन्म का निंदा जो है अथर्ववेद में मिलता है। 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए जो है 6 वेदांगों की रचना की गई है। 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6। और
उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है। महापुराण यानी पुराणों की संख्या 18 है। वेदांगों की संख्या 6 है और वेदों की संख्या 4 है, जिसमें से कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, आप याद रखें कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, भारतीय इतिहास की कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? वेद में, वेदांग में, उपनिषद में, पुराण में? तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुराण में। भारतीय इतिहास की सबसे अच्छी कथाओं का क्रमबद्ध विवरण जो है पुराण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, पुराण का रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है वेद व्यास, बी है लोमहर्ष, सी है गुरुश्रावा, डी है बी एंड सी दोनों। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी दोनों। लोमहर्ष और उसका पुत्र जो है उग्रश्रावा दोनों को माना जाता है। बी में लोमहर्ष और सी में जो है उग्रश्रावा, लोमहर्ष का पुत्र था उग्रश्रावा, इन दोनों ऋषियों को जो है पुराण का रचयिता माना जाता है। तो ये टर्म्स को भी याद रखें, क्वेश्चन नंबर 25 को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किससे प्राप्त होती है? जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ऑप्शन ए है पुराण, बी है महाभारत, सी है मैत्रेयी संहिता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेयी संहिता। मैत्रेयी संहिता में जो है पुरुष का तीसरा मुख्य दोष स्त्री को बताया गया है और सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मिलती है। तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेयी संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है मनु स्मृति, बी है नारद स्मृति, सी है औसनम स्मृति, डी है याज्ञवल्क्य स्मृति। तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनु स्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है मनु स्मृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ ऑप्शन ए है मनु स्मृति, बी है नारद स्मृति, सी है औसनम स्मृति, डी है याज्ञवल्क्य स्मृति। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनु स्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ मनु स्मृति से मिलता है और नारद स्मृति में जो है गुप्त युग की जानकारी मिलता है, जो कि अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, गुप्त युग के विषयों में जानकारी किससे मिलती है? तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि गुप्त युग के विषयों में जानकारी जो है नारद स्मृति से मिलता है। 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नारद स्मृति। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि आपका दोस्त भी इस जीके की जानकारी ले सकें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, किस ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है? ऑप्शन ए है जातक में, बी है कथावस्तु में, सी है ऋग्वेद में, डी है मनु स्मृति में। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन, यानी बुद्ध पहले जन्म में क्या था और उससे रिलेटेड सारी स्टोरी किस में वर्णित है? तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन जो है जातक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का अनेक कथनकों के साथ वर्णित किया गया है? जीवन चरित्र यानी कैरेक्टर किस पे वर्णित किया गया है? जातक में, कथावस्तु में, ऋग्वेद में, मनु स्मृति में। तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथावस्तु। जीवन चरित्र का वर्णन जो है कथावस्तु ग्रंथ में है और पूर्व जन्म का कहानी जो है जातक में वर्णित है। ये चीज़ याद रखें कि बुद्ध का जो है पूर्व जन्म का कहानी जातक में और जीवन चरित्र का वर्णन जो है कथावस्तु ग्रंथ में है। ये दोनों पॉइंट्स को याद रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? ऑप्शन ए है जातक, बी है कथावस्तु, सी है ऋग्वेद, डी है मनु स्मृति।
तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथा वस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। तो 32 को याद रखें कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन धर्म का जो साहित्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? गीता कहते हैं, रामायण कहते हैं, आगम कहते हैं, जातक कहते हैं? 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगम। जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का जानकारी किससे मिलता है? ऑप्शन ए है कल्प सूत्र से, बी है कथा वस्तु से, सी है ऋग्वेद से, डी है भगवती सूत्र से? 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्प सूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का जानकारी जो है कल्प सूत्र से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, भगवान महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन विवरण जो है किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए है कल्पसूत्र, बी है कथा वस्तु, सी है ऋग्वेद, डी है भगवती सूत्र? तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगवती सूत्र में जो है भगवान महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, अर्थशास्त्र। आप में से सभी ने इसका नाम सुना होगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है चाणक्य, बी है कौटिल्य, सी है विष्णुगुप्त, डी है इनमें से कोई नहीं? 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। आप कंफ्यूज ना हो कि तीन आदमियों ने मिलकर अर्थशास्त्र का रचना किया। एक ही आदमी चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र का रचना किया था, उसी को जो है अन्य नाम से हम संबोधित करते हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये तीनों नाम एक ही व्यक्तियों का नाम है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। तो ये आप याद रखें कि आपका ऑप्शन कहीं पे चाणक्य ही दिया हुआ रहे तो वो भी क्लिक करना है, आंसर देना है। कौटिल्य रहे, विष्णुगुप्त रहे, ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों एवं प्रकरणों में विभाजित है? ऑप्शन ए है 80 अधिकरण और 115 परिकरण में, बी है 15 अधिकरण 180 प्रकरणों में, सी है 180 अधिकरण 15 प्रकरणों में, डी है 150 अधिकरणों और 18 प्रकरणों में? 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2013 में पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयोग लिख सकते हैं, या प्रयास किसके द्वारा किया गया था? प्रयास होगा, प्रयोग नहीं। सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है कलहन, बी है वेद व्यास, सी है चाणक्य, डी है मेगास्थनीज के द्वारा? तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलहन। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को सर्वप्रथम जो है कलहन के द्वारा लिखने का प्रयास किया गया था। 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, बी है चाणक्य, सी है टोलमी, डी है कलहन? तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलहन। राजतरंगिणी पुस्तक जो है कलहन द्वारा लिखा गया था, और इस पुस्तक में जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी का संबंध किस निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए है कश्मीर के इतिहास से, बी है गुप्तकालीन इतिहास से, सी है मगध के इतिहास से, डी है इनमें से कोई नहीं? तो जस्ट मैं अभी आपका इसका आंसर बताया हूँ। तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर के इतिहास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, अरबों के सिंध विजय वृत्तांत का उल्लेख जो है किस में मिलता है? ऑप्शन ए है यानी किसमें सुरक्षित है? ऑप्शन ए है चचनामा, बी है राजतरंगिणी, सी है अर्थशास्त्र, डी है इंडिका में?
तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चचनामा। अरबों के सिंध विजय का वृतांत जो है चचनामा में सुरक्षित है। यह एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो चचनामा पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए अली अहमद, बी है चाणक्य, सी है कलहन, डी है मेगास्थनीज। तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अली अहमद। चचनामा पुस्तक जो है अली अहमद द्वारा रचना किया गया था, लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए है अष्टाध्यायी, बी है राजतरंगिणी, बी सी है महाभारत, डी है भारत का भूगोल। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक जो है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी, और अष्टाध्यायी का जो लेखक था वह था पाणिनि। यानी कि संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी का लेखक कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि लेखक के द्वारा लिखा गया है। और इस क्वेश्चन को भी याद रखें कि विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, और वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। तो फिर से अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, विष्णु जो है मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य है आंध्र सातवाहन से। मत्स्य आंध्र प्रदेश में ज़्यादा मछलियाँ उत्पन्न होती है, मतलब याद रखने का एक ट्रिक हुआ। तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, वायु पुराण गुप्त वंश। वायु जो है गुप्त है, वायु गुप्त है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, तो वायु गुप्त है, तो गुप्त वंश से वायु पुराण गुप्त वंश से, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से, और विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित था। याद रखें इन तीनों टर्म्स को भी। हो सकता है आपके एग्जाम में इससे भी सवाल पूछा जाए कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश हो जाएंगे। इस तरह से आपका नेक्स्ट भी पूछा जा सकता है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सभी माइंड का कन्फ्यूजन दूर हो चुके होंगे। फिर भी यदि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि कोई सुझाव देना हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। स्टडी कीजिए, हार्ड वर्क करें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।